नमस्कार दोस्तों, ISPCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम BPSC GS2 की कॉपी देखेंगे और उससे कुछ लर्निंग्स लेने की कोशिश करेंगे कि हमको कैसे आंसर नहीं लिखना चाहिए और आंसर में क्या गलती नहीं करनी चाहिए। इस कॉपी में आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो आपको अपने क्वेश्चन में, अपने आंसर में कभी भी वो गलती नहीं करनी है। अगर से आपने वो गलती कर दी तो आप ये मान के चलिए 101% उस क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर 0 मार्क्स भी दे सकता है। अगर 0 मार्क्स भी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, GS1 की एक कॉपी मैंने अपने चैनल पे पहले ही डाली हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम 65th BPSC का GS2 की कॉपी देखेंगे। जैसे आपको पता है कि GS2 में भी 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है पॉलिटी, दूसरा आप करंट अफेयर कर सकते हैं या फिर उसको इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, और तीसरा सेक्शन जो होता है वो हमारा साइंस एंड टेक का होता है। इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन करने होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है। तो चलिए देखते हैं। ये जिनकी कॉपी हमारे पास है उनको 112 मार्क्स मिले हैं। ये आप बोल सकते हैं कि काफ़ी लो मार्क्स हैं GS2 में। GS2 में वैसे लो मार्क्स मिलते हैं, पर 65th में मार्क्स ठीक हुए थे। 64th में थोड़े कम थे, पर 65th में मार्क्स ठीक हुए थे। उनमें अगर से आप देखें 112 तो काफ़ी लो मार्क्स हैं। अब ये लो मार्क्स इनके क्यों आए हैं, जैसे आप यहाँ इनकी मार्किंग देख सकते हैं 17, 13, 17, 13, 10, 15, 14। तो ये मार्क्स क्यों आए हैं, इनको इतने कम मार्क्स क्यों मिले हैं, हम उनके कॉपी से जानने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ ही हम कुछ लर्न करेंगे, हम सीखेंगे कि एग्जाम में हमको क्या गलती नहीं करनी चाहिए और किस तरह अपने आंसर्स को लिखना चाहिए। मैं पहले आपको ये दिखाऊंगा कि इन्होंने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया है, उसके बाद में अपने व्यू दूंगा कि आप इस क्वेश्चन में और क्या लिख सकते थे जिसके आपके मार्क्स और एक्स्ट्रा आ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने पहले सेक्शन 2 स्टार्ट किया है। इसमें 7th नंबर क्वेश्चन था और हमारा 7th नंबर क्वेश्चन ये है, देख सकते हैं आप कि व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME, क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ MSME इन बूस्टिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एंश्योरिंग सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो पहला पार्ट हमारा ये है कि न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME, और दूसरा पार्ट ये है कि आत्मनिर्भर भारत में कैसे हेल्प करेगा। तो जैसा यहाँ देख सकते हैं इन्होंने डेफिनेशन बताया है MSME का, बट जो सबसे बड़ी गलती इन्होंने ये की है, क्वेश्चन ने पूछा था डेफिनेशन क्या है और इन्होंने वो डेफिनेशन ही रॉन्ग कर दी है। इससे क्या परसेप्शन जाता है, यही चीज जाता है कि आपको पता है नहीं, पर आप बीट अराउंड द बुश कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ लिख के आ रहे हैं। देखिए, इन्होंने क्वेश्चन का डेफिनेशन गलत करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। रीजन बीइंग कि इनका ये पहला ही क्वेश्चन था जो इन्होंने अटेम्प्ट किया था। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो इनका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो काफी गलत पड़ गया। इसके बाद एग्जामिनर जो है बाकी क्वेश्चन को भी उसी माइंडसेट से चेक करेगा। इसके बाद इन्होंने बताया कि MSME प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है कि 80 से 90% मैन्युफैक्चरिंग जो है वो MSME के थ्रू होता है, 50% एक्सपोर्ट जो है MSME को होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोवाइड करता है। ये सब पॉइंट चलिए इनके बहुत ही जेनरिक है, बहुत बेसिक है। इन्होंने यहाँ बताया है कि कोविड पेंडेमिक में MSME सेक्टर जो था वो काफी वर्स्ट हिट था, उसको काफी इंपैक्ट पड़ा था। इसके बाद इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे 3 लाख करोड़ लोन्स हो गए, सब्सिडरी लोन्स हो गए, और इसी तरह की गवर्नमेंट इन्फ्यूज्ड मनी इक्विटी इन MSME सेक्टर। और इसके बाद बताया कि आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया इन्होंने थोड़ा सा। और फाइनली इन्होंने बताया है कि MSME कैसे हेल्प करेगा आत्मनिर्भर भारत में, इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करेगा। जैसे देख सकते हैं लगा, इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करेगा, फॉरेन एक्सचेंज को सेव करेगा, प्लस लेबर इंटेंसिव होता है तो जॉब भी देंगे, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं इनको इस पर सिर्फ 10 नंबर मिला है। 10 नंबर मिलने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इनका जो डेफिनेशन था, जो फर्स्ट पार्ट था, वही गलत था। देखिए, किसी भी आंसर का जो इंट्रोडक्शन जो होता है उसका फेस होता है। अगर इनके क्वेश्चन में मैं कुछ बताना चाहूँ तो इन्होंने डेटा बहुत कम दिया है, बहुत ही कम डेटा दिया है। आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन में आपको डेटा ग्राफ देने पड़ेंगे। जैसे मैंने अपना पिछले वीडियो में बताया कि GS2 की स्ट्रेटेजी में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो उसमें मैंने बताया क्रिटिकली कि आपको डेटा, ग्राफ, कोई इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब कोट करने पड़ेंगे। अगर आप ये सब कोट नहीं करेंगे तो आपका आंसर बहुत ज्यादा वेग हो जाएगा, उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा बात यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेल्युएट, तो आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करना, आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देना है। पर इनके क्वेश्चन में देखिए तो इन्होंने क्या किया है कि डेफिनेशन बता दिया, जो कि वो भी गलत है। उसके बाद इन्होंने बता दिया है कि MSME कैसे हेल्प करेगा आत्मनिर्भर भारत में, बट इनको ये भी इसके साथ बताना चाहिए कि कैसे MSME वो रोल फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्या क्या कंस्ट्रेंट आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो चीज करने में। और उसके बाद इनको 2-3 लाइन का सोल्यूशन देना चाहिए, प्रोग्रेसिव और फ्यूचरिस्टिक स्टेप के साथ कुछ गवर्नमेंट की स्कीम डाल के अपना आंसर कंक्लूड करना चाहिए। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन हैंडल करते तो इनको आराम से इसमें 20 मार्क्स मिल जाता, बट इनकी कुछ गलतियों की वजह से इसमें 10 मार्क्स मिला, जो वन ऑफ द लोएस्ट मार्क्स है। इसके बाद इन्होंने 8th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट इन रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार, हाउ कैन दिस कंस्ट्रेंट बी रिमूव्ड। तो अगर से आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को बोलूंगा काफी ईजी है ये, क्योंकि बिहार में क्या प्रॉब्लम है, क्या इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है और उसको कैसे रिमूव
करना चाहिए? ये सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे इन्होंने इंट्रो दिया है कि बिहार जो है प्रीडोमिनेंटली रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, उसमें 70 से 80% लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसके बाद इन्होंने कुछ कंस्ट्रेंट बताए हैं, जैसे हाई पॉपुलेशन हो गया, पॉवर्टी, एजुकेशन। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बिहार हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। एजुकेशन लिखा है बिहार एजुकेशन लिटरेसी इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द कंट्री। तो अगर इनका आप आंसर देखेंगे ना, तो इन्होंने बहुत ही स्वीपिंग स्टेटमेंट, बहुत ही सिंपली लाइन लिख दी है। ना इन्होंने कोई डायग्राम बनाया है, ना कोई फ्लो चार्ट बताया है। इन्होंने कोई डेटा मेंशन नहीं किया है कि अगर से पॉवर्टी है तो कौन सा डेटा क्या बोलता है, किसी की रिपोर्ट नहीं मेंशन की है। जैसे यहाँ पे आप हब एंड स्पोक मॉडल टाइप का बना सकते थे बिहार के इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट दिखाने के लिए। बिहार का इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट अलग अलग सेक्टर के थ्रू दिखा सकते थे आप कि इस सेक्टर में ये प्रॉब्लम है, इस सेक्टर में ये प्रॉब्लम है। तो इनके क्वेश्चंस में ये काफ़ी गलतियां हैं, क्योंकि इनका क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे टाइप का लग रहा है। कोई इसमें ग्राफ, डेटा, फ्लो चार्ट, इसकी बहुत कमी है। इसीलिए इनको नंबर बहुत कम मिले हैं। इनके कंटेंट अगर थोड़े से भी ठीक है तो इनको मार्क्स मिले हैं, बट इनके कंटेंट में ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम है। जैसे देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो द मेजर कॉज ऑफ पुअर रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंपल से एक लाइन लिखी है, कोई डेटा नहीं है। लैक ऑफ इंडस्ट्री है, लैक ऑफ गुड हेल्थ सर्विसेज, कोई डेटा नहीं कि क्यों है ऐसा। कोई करंट से लिंकेज नहीं है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नो प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड। इसका दिनों सॉल्यूशन बताया फॉर इंप्रूविंग सिचुएशन ऑफ बिहार इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन। फोकस ऑन फ्रेमिंग प्रॉपर फैमिली प्लानिंग पॉलिसी, शुड इंप्लीमेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है करंट में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या स्टेप ली है, गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, इवन गवर्नमेंट के स्कीम्स कुछ हो गए, नीति आयोग की रिपोर्ट हो गई, बिहार से रिलेटेड कोई रिपोर्ट हो गई, उसको इनको मेंशन करना है। अगर वो मेंशन आप नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बहुत ही जनरल आंसर हो जाएगा। इसमें इनको इसलिए मिला है, आप देख सकते हैं सिर्फ 13 मार्क्स, काफी कम मार्क्स मिले हैं। तो जो मैंने बताया है कि ये इनके क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि, और दूसरी बात इनको एक पॉइंट ये भी लिखनी चाहिए कि सब कुछ बैड नहीं है, बहुत कुछ अच्छा हो भी रहा है, बहुत कुछ गवर्नमेंट अच्छा कर भी रही है। इनको वो चीजें मेंशन करना चाहिए, तब आप एक होलिस्टिक पिक्चर पेश करेंगे एग्जामिनर के सामने। इस तरह आपको बहुत ही कम मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही जनरल था। इसको आपको थोड़ा अच्छा लिखना पड़ेगा अच्छा मार्क्स पाने के लिए। इसके बाद इन्होंने 6th क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। 6th क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इन द पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म एरा। इन दिस कंटेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ स्टेट एंड मार्केट कैन प्ले सिनर्जेटिक रोल। तो बेसिकली इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कह रहा है। इन्होंने बताया कि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, इसके बाद इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया। इकोनॉमिक प्लानिंग वाज अडॉप्टेड 1950 थ्रू द थिंक टैंक कॉल्ड प्लानिंग कमीशन। इन्होंने प्लानिंग कमीशन के बारे में बताया। उसका बताया कि 1991 का रिफॉर्म के बाद क्या क्या हेल्प हुआ। थ्रू ग्लोबलाइजेशन वी कनेक्टेड विद पीपल, टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज। द एंड ऑफ स्पेक्टर राज सिंपल प्राइवेट प्लेयर जो थे वो एनकरेज हुए आने के लिए। मोनोपोली जो है ब्रेक हुई। इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे कोई डेटा नहीं इन्होंने लिखा है, सिंपल एक लाइन लिख दी कि हेल्थ अच्छा हुआ, एजुकेशन अच्छा हुआ, इंस्पेक्टर आज कम हुए, लेकिन उसको बैक करने के लिए कोई डेटा नहीं लिखा गया। आप इकोनॉमिक सर्वे को यहाँ डेटा कोट कर सकते हैं, प्लस नीति आयोग का रिपोर्ट काफी कोट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको बताना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्लानिंग कैसे इवॉल्व हुई उसको आप एक फ्लो चार्ट के थ्रू बता सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप बात कर सकते हैं कि इंडिया में प्लानिंग का क्या हिसाब किताब रहा, साथ ही साथ बिहार में कैसे प्लानिंग इवॉल्व किया, बिहार में 1991 के बाद क्या चेंजेस आए आप उसको बता सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं पहले बोला हूँ कि हर क्वेश्चन को आपको, चाहे वो पूछा हो या ना पूछा हो, आपको इंडिया के रेस्पेक्ट में डील करना है, प्लस उसके बाद आपको बिहार के रेस्पेक्ट में भी डील करना है। तो यहाँ पे आपको बिहार का टच भी देना पड़ेगा। साथ ही सेकंड पार्ट था कि हाउ स्टेट एंड मार्केट कैन प्ले सिनर्जेटिक रोल। तो अगर आप यहाँ देखें तो इन्होंने सेकंड पार्ट के साथ ज्यादा जस्टिस नहीं किया है। सिंपली उन्होंने लिख दिया है कि नेवरदलेस गवर्नमेंट हैज टू कीप वॉच ऑन द मार्केट सो दैट द मार्केट पीपल मे नॉट लीड टू इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन, कैप्चरिंग मोर शेयर ऑफ द मार्केट। तो इन्होंने सिंपली लिख दिया, यहाँ इनको बताना था कि मार्केट और गवर्नमेंट कैसे मिलकर काम करे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। यहाँ इनको अपना आंसर थोड़ा सा अलग बताना था, तो इनको ये बता सकते थे कि मार्केट और गवर्नमेंट कैसे काम कर रहे हैं, बट क्या क्या हर्डल भी आ रहे हैं और उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये 3-4 डायमेंशन आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं, तब आपका आंसर एक होलिस्टिक लगेगा। इसलिए आप देख सकते हैं इनको 13 मार्क्स मिला, ये भी काफी कम मार्क्स हैं। तो जो मैं पॉइंट बताया हूँ, अगर उस पॉइंट को ये अपने आंसर में डालेंगे, आई विल मेक श्योर कि आपको 20+ हर क्वेश्चन में मिलेगा। क्योंकि मैं मेंस का लेके काफी एक्सपीरियंस अच्छा है, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि आपको आंसर को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, आपको हर पार्ट का आंसर लिखना पड़ेगा, हर पार्ट के साथ जस्टिस करना पड़ेगा, और हर पार्ट को मैंने उतनी ही एफिशिएंटली डील किया है। कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, सिंपली आप हर पार्ट का आंसर करिए और आपको मार्क्स 100% मिलेगा। इसके बाद 9th क्वेश्चन, इन इंडिया मेक इन इंडिया इज अ टाइप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च बाय मोदी गवर्नमेंट टू प्रमोट दिस, डिस्कस द रोल्स ऑफ साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक्निक का क्या रोल है मेक इन इंडिया को प्रमोट करने का, बेसिकली क्वेश्चन ये था। तो जैसे इन्होंने पहले बताया कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वो क्यों स्टार्ट हुआ, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। उसी तरह मोदी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया को लॉन्च किया, फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस
डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन में। यहाँ पे आप इंट्रो में एक अच्छा लाइन ये लिख सकते हैं कि मेक इन इंडिया और स्वदेशी मूवमेंट के कॉमन ऑब्जेक्टिव और गोल के बारे में बता सकते हैं। वो जो स्टेटमेंट लिखा था उस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद आपको हर क्वेश्चन को जर्नल तरीके से नहीं लिखा, जैसे उन्होंने लिख दिया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज नेशन। एकदम सिंपल लाइन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है? इट कैन हेल्प इन अडॉप्शन ऑफ न्यू मशीन, इंप्रूव द लॉजिस्टिक एंड शिपिंग सेक्टर्स, ऑटोमेशन ऑफ मशीन। तो काफी जर्नल पॉइंट है यहाँ पे। आप अलग अलग सेक्टर के बारे में बता सकते हैं। इन्होंने कोई फ्लो चार्ट नहीं बनाया, कोई डायग्राम नहीं बनाया, आप डायग्राम के थ्रू भी चीजों को बहुत क्लियरली बता सकते हैं। प्लस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 के बारे में बात कर सकते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात कर सकते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हैं कि मेक इन इंडिया को कैसे हेल्प कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऐसे क्वेश्चन में आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल दे, तब आप क्वेश्चन के साथ जस्टिफिकेशन कर पाएंगे। इन्होंने स्मार्ट सिटी के बारे में बताया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, रोबोटिक्स कैसे यूज कर सकता है, कैसे यूज हो सकता है मेक इन इंडिया को हेल्प करने के लिए। एसएनटी ऑल्सो मेक्स वर्कर मोर स्किल्ड बाय यूजिंग ऐप, द सेल्स ऑफ गुड्स विल बी इंक्रीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू फर्दर द रिसर्च। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स हैं। अगर आप बाकी कंपैरिजन देखा जाए तो इसमें पॉइंट्स ठीक ठाक है, बट कोई एग्जांपल नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, कोई फ्लो चार्ट नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। इन सब वजहों से इनके क्वेश्चन की जो स्ट्रेंथ है थोड़ी वीक हो रही है। इसलिए आप देख सकते हैं इनमें इनको 15 मार्क मिले। अगर आप पुराने क्वेश्चनों के हिसाब से देखें तो इसमें उनको 2-3 मार्क ज्यादा मिले हैं, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसमें इनका कंटेंट है, बट कंटेंट को अच्छे से इन्होंने पेश नहीं किया है। प्लस डेटा, फैक्ट, डायग्राम, फ्लो चार्ट की कमी की वजह से इनको इसमें कितने कम मार्क्स मिले हैं। नहीं तो ईजिली ये 20+ आराम से स्कोर कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। इसका इन्होंने क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट किया है। डिस्कस इन डिटेल व्हाट रोल कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले टू कंट्रोल द जॉब क्राइसिस एंड टू सस्टेन डेवलपमेंट ऑफ नेशन ड्यू टू कोविड सिचुएशन। तो कोविड के टाइम पे जैसा आपको पता है कि जॉब की बहुत बड़ी क्राइसिस शुरू हो गई थी, ऊपर से जो माइग्रेशन का जो वेव चला था, जो रूरल माइग्रेशन का वेव चला था, उस वजह से चीजें और ज्यादा खराब हो गई थी। तो इन्होंने इंट्रो दिया है कि कोविड पेंडेमिक में कैसे डिफिकल्टी हर सेक्टर में आ गया था, जिसमें से एम्प्लॉयमेंट जो था वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड था। कैजुअल लेबरर्स, इवन व्हाइट कॉलर वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था बहुत हाई हो गया था। तो इन सब चीजों से डील करने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है। तो अगर आप इंट्रो देखिए ना, तो इंट्रो में ये बहुत ही बेसिक इंट्रो है। इनको इंट्रो में कोई डेटा डाल सकते थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल की आईएलओ का डेटा, कि आईएलओ ने बोला था कि इनफॉर्मल सेक्टर जो है सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, वो डेटा डाल सकते थे। तो इस डेटा से क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये क्वेश्चन से एग्री भी करते, प्लस क्वेश्चन का फ्रेमिंग अच्छा हो जाता कि आप बता रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये आईएलओ ने भी बोला है, अब मैं बताऊंगा कि साइंस एंड टेक कैसे हेल्प कर सकता है। तो इंट्रो इस तरह का हो सकता था। तो आप कोशिश करिए कि सब क्वेश्चनों में आप डेटा वेटा रखिए, तो आपका क्वेश्चन काफी अच्छा हो जाता है, आपका क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाता है। इसका उन्होंने बताया कैसे हेल्प कर सकता था। जॉब पोर्टल लाइक प्रवासी जॉब पोर्टल से आप जॉब इजीली पा सकते, ये काफी अच्छा पॉइंट है। इनको बताना चाहिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, उससे कैसे रूरल इकोनॉमी को हेल्प मिल सकता है, बूस्ट मिल सकता है। टेक्नोलॉजी जो है उससे ये बोला जा रहा है कि 3 मिलियन जॉब जो है आगे 5 से 10 साल में और बनेंगे। स्मार्टफोन का यूज किया जा सकता है, क्योंकि स्मार्टफोन्स आजकल सबके हाथ में है। प्लस सोशल मीडिया को हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हर कंपनी जो है उनका जो प्रेजेंस है वो सोशल मीडिया पे है, चाहे लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, अमेजॉन, गूगल, कुछ भी हो, उसका प्रेजेंस जो है वो सोशल मीडिया पे है। लेकिन अगर इसके बाद देखें तो इनके जो पॉइंट्स हो गए काफी जनरल हो गए, जैसे साइंस एंड टेक कैन हेल्प द पीपल टू लर्न स्किल्स, मेनी जॉब कैन बी क्रिएटेड, मेनी सॉफ्टवेयर एंड ऐप वर मेड टू अवेयर द पीपल अबाउट द जॉब, some job has been created in research centers, science and technology can play important role in sustaining development of nation। देखना अब काफी जनरल पॉइंट हो गए। इन्होंने बताया कि जनधन मोबाइल 20 को यूज करके कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सकता है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन से कैसे टारगेटेड डिलीवरी हो सकती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को हेल्प कैसे मिला इससे, आरोग्य सेतु के ऐप के बारे में इन्होंने बताया। जैसे एक पॉइंट मैंने बोला कि आपको हर जगह बिहार का डालना, तो उन्होंने बिहार का पॉइंट डाला है कि संजीवनी ऐप से बिहार गवर्नमेंट ने कैसे हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल है ये पता किया। तो अगर सब ओवरऑल देखें तो इसमें इन्होंने पॉइंट लिखा था। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे तारा हाट का जो जॉब पोर्टल है, इससे क्या कहते हैं जो गांव में लोग रहते हैं उनको अपने लोकल लैंग्वेज में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ जॉब अवेलेबल है। इवन आप बता सकते हैं कि साइंस एंड टेक का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर का यील्ड बढ़ाने में, प्रिसीजन एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर भी बहुत लोगों को जॉब देता है। तो एग्रीकल्चर का यील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग साइंस एंड टेक का यूज करके। तो ये सब पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो काफी अलग अलग डायमेंशन को आप टच करेंगे। ये डायमेंशन के पॉइंट में काफी कम था। इन्होंने पोर्टल के बारे में बात की और बहुत क्वेश्चन को इन्होंने पोर्टल पे ही खींचा है, इसी वजह से इनको क्वेश्चन में देखेंगे आपसे 14 मार्क्स मिला है। इनको और मार्क्स मिल सकते थे अगर इन्होंने अलग अलग डायमेंशन चूज करते। तो आपको क्वेश्चन में कोशिश करना है कि सिर्फ एक डायमेंशन को पूरा ना खींचे, आप अलग अलग डायमेंशन को टच करें। जितना ज्यादा डायमेंशन टच करेंगे उतना ज्यादा आपका क्वेश्चन वाइड लगेगा, उतना क्वेश्चन आपका फैला हुआ लगेगा और उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ई गवर्नेंस, डिस्कस द पोजीशन ऑफ ई गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन बिहार। काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप जीएस2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ई गवर्नेंस के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट इसमें सेकंड पार्ट पूछा है कि डिस्कस द पोजीशन ऑफ ई गवर्नेंस इंप्लीमेंटेशन बिहार। तो स्पेसिफिकली बिहार के बारे में पूछा है। तो आपको कंटेंट पता होना चाहिए, आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कोड करने के लिए कि बिहार गवर्नमेंट ई गवर्नेंस का कैसे यूज कर रही है, बिहार गवर्नमेंट को कैसे हेल्प हो रहा है ई गवर्नेंस से। तो जैसे इन्होंने डेफिनेशन दिया है, ई गवर्नेंस इज अ वे ऑफ गवर्नेंस थ्रू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस इज वेरी क्रूशियल इन टुडे ऑनलाइन वर्ल्ड। अगर आप डेफिनेशन देखें ना तो काफी सिंपल डेफिनेशन दिया है।
इस डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छा लिखा जा सकता था। गवर्नेंस का डेफिनेशन पता होता कि ई गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो अगर ऐसा आप कोई डेफिनेशन लिखते तो काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ता। इसके बाद आप बता सकते हैं कि ई गवर्नेंस के 4 पिलर कौन से हैं। जैसे हो गया पीपल, हो गया प्रोसेस, हो गया टेक्नोलॉजी, हो गया एंड रिसोर्सेज हो गया। तो आप 4 पिलर को ऐसे बता सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि ई गवर्नेंस कैसे बेनिफिशियल है। इट हेल्प टू प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी, इट अलाउ सिंगल विंडो क्लियरेंस। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, बहुत सिंपल पॉइंट्स है। हर बंदा ये पॉइंट लिखेगा, आप देखेंगे तो हर बंदा ये पॉइंट लिखेगा। हेल्प इन सर्विलेंस एंड सुपरविजन ऑफ ऑनगोइंग वर्क। एग्जाम्पल लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना को कैसे हेल्प मिला ई गवर्नेंस से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एलिमिनेट करप्शन। ई गवर्नेंस की हेल्प से कैसे ग्रीवेंसेज बहुत ईजिली एड्रेस हो रहे हैं, इन्होंने ये पॉइंट लिखा है। लॉकडाउन के टाइम पे पेंडेमिक में कैसे हेल्प किया ई गवर्नेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस पहुंचाने में, इवन फूड ग्रेन डिलीवरी करने में ई गवर्नेंस का यूज हुआ। हॉस्पिटल बेड की मॉनिटरिंग ई गवर्नेंस का हेल्प हुआ। इसके बाद इन्होंने सेकंड पार्ट को एड्रेस किया कि बिहार गवर्नमेंट कैसे हेल्प ली है ई गवर्नेंस का। जैसे इन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि बिहार गवर्नमेंट जो है वो बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क लॉन्च किया है फॉर प्रॉपर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग लॉकडाउन। बिहार गवर्नमेंट ऑल्सो यूज द ई गवर्नेंस टू एडमिनिस्टर पेंडेमिक सिचुएशन। तो अगर आप देखें तो इन्होंने पॉइंट तो ठीक लिखे, एक्सप्लेन भी ठीक ठाक किया, ई गवर्नेंस से क्या क्या हेल्प हुए वो भी ठीक लिखा है। बट देखें तो जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का कि ई गवर्नेंस कैसे बिहार गवर्नमेंट को हेल्प किया, उसको ये उतने अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाए। आप और पॉइंट लिख सकते थे, चाहे बासवान की बात लिखे, इवन कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में लिख सकते थे, आधार के बारे में लिख सकते थे, भारत नेट के बारे में लिख सकते थे। बिहार गवर्नमेंट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च की है 2019 में, ई लाभार्थी का यूज की है। डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे ई गवर्नेंस का हेल्प हुआ है। जानकारी ऐप जो है वो आरटीआई से रिलेटेड हुआ। ई निवास हो गया, जेम हो गया, ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम हो गया। ई गवर्नेंस का कैसे इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक रोल में इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आप ये सब पॉइंट लिखेंगे तो काफी अच्छा इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट को आपको पूरी तरह एड्रेस करना है, क्योंकि सेकंड पार्ट स्पेसिफिकली बिहार का ने पूछा। तो अगर बिहार गवर्नमेंट कौन कौन सा स्कीम चला रही है जिसके थ्रू वो लोगों को हेल्प कर रही है, ई गवर्नेंस लोगों को हेल्प कर रहा है, वो आपको लिखना है। अगर आप देखें इसमें इनको 17 मिला है। तो जैसा कि बाकी क्वेश्चन के हिसाब से इनको सबसे ज्यादा इसी क्वेश्चन में मिला है, क्योंकि इसमें इनका स्ट्रक्चरिंग अच्छा था बट कंटेंट की कमी थी। इसके बाद इन्होंने पार्ट 1 अटेम्प्ट किया है, पॉलिटी वाला पार्ट। इसे पहला क्वेश्चन है कि आप एग्री करते हैं कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से ले लिया है। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है, मतलब आपको इजीली हर बुक में आपको जनरली इसके पॉइंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैटर ये करता है कि आप कैसे कितने अच्छे से अपने आंसर को आर्टिकुलेट कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट के बारे में उन्होंने थोड़ा बताया है। फंडामेंटल राइट लोगों को प्रोटेक्ट करता है। फंडामेंटल राइट नॉट एब्सोल्यूट है, ये रेस्ट्रिक्टेड है, सही बात है। इन्होंने बताया है कि अगर फंडामेंटल राइट की वॉल्यूशन हो तो आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के थ्रू आप कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद बताया कि फंडामेंटल राइट का डीपीएसपी के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, इन मोस्ट ऑफ दी केसेस फंडामेंटल राइट को प्रेफरेंस दिया गया। तो इन्होंने स्टार्टिंग के पार्ट में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट दिया है उसका क्या क्या बेनिफिट है, कैसे फंडामेंटल राइट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपर हैंड दिया गया है। इसके बाद इन्होंने बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि फंडामेंटल राइट जो है उसको वायलेट किया जाता है इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नेशन, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जैसे बताया है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, पर गवर्नमेंट जो है वो सर्विलेंस करती रहती है। फॉर एग्जांपल फेसबुक एनालिटिका का एग्जांपल दिया है। राइट टू इंटरनेट जो है फंडामेंटल राइट है, उसके बावजूद भी कई बार इंटरनेट शट डाउन होते हैं। आर्टिकल 22 के बारे में बात किया, राइट टू अनलॉफुल डिटेंशन के लिए, बट कई बार ऐसा होता है कि बिना वैलिड रीजन देते हुए भी लोगों को अरेस्ट कर दिया जाता है, उनको गैग कर दिया जाता है, उनका आवाज दबा दी जाती है। यूज ऑफ सेडिशन जो है वो अंडरमाइन करता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। इन्होंने सीए की बात की है कि सीए जो है वो राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि उसमें रिलीजन के बेसिस पे सिटीजनशिप दी जा रही है। तो जैसा देखिए कि इन्होंने क्वेश्चन को ऑलमोस्ट ठीक ठाक अटेम्प्ट किया है, बट बहुत से पॉइंट इसमें लिखे जा सकते थे। फॉर एग्जांपल कि फंडामेंटल राइट जो है वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड कर दिया जाता है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हमारे हैं, बहुत से राइट हो गए, फॉर एग्जांपल राइट टू वर्क हो गया, वो उस चीज को उन्होंने फंडामेंटल राइट नहीं बनाया है। ऐसे कुछ और व्यू पॉइंट आप इस क्वेश्चन में डाल सकते थे जो बाकी लोग शायद ना लिखे हों। तो अगर आप कुछ और व्यू पॉइंट डालेंगे तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। इसमें इनको 17 मार्क्स मिला। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने क्वेश्चन अच्छा अटेम्प्ट किया, बट कुछ और आप एक्स्ट्रा व्यू पॉइंट डाल सकते थे। देखिए जो क्वेश्चन डायरेक्ट होता है ना, उसमें आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे जो शायद कोई और ना लिखा हो, तभी आपको उसमें अच्छा मार्क्स मिलेगा। क्योंकि बेसिक पॉइंट ना कि फंडामेंटल राइट एक हाथ से मिला दूसरे हाथ से ले लिया, बेसिक पॉइंट सब लिख देगा, तो सब लोग मोटी मोटा करके यही पॉइंट्स घुमा फिरा के लिखेंगे। बट आप थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट लिखिए जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया है वो क्वेश्चन था कि इंडियन पार्लियामेंट जो है वो नॉन सोवरेन बॉडी है। तो जैसा आप ये जानते हैं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सोवरेन बॉडी है, बट इंडियन पार्लियामेंट जो है वो नॉन सोवरेन बॉडी है। तो इसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए बोला है ये, इवेल्युएट द स्टेटमेंट। तो इंट्रो में इन्होंने लिखा है कि इंडियन पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। ठीक है, इन इंडियन पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव आल्सो देयर, सो लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड बिल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। अमंग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैज द पावर टू यूज द वीटो, स्टॉप द बिल फ्रॉम बिकमिंग एक्ट बाय नॉट गिविंग एसेंट। देयर इज आल्सो अ स्पीकर हु कैन डिसाइड वेदर टू डिस्कस द बिल और नॉट, सो द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पीकर। तो बेसिकली इन्होंने बताया है कि पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन बॉडी क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। देखिए इस क्वेश्चन को इन्होंने
देखिएगा से देखे ना, तो इस क्वेश्चन को उन्होंने अच्छे से डील नहीं किया है। आप बेसिकली आप डिफरेंट सब हेडिंग डालिए। पहले आप ये बता सकते हैं इंट्रो में कि पार्लियामेंट सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है। इसके बाद आप ये बता सकते हैं कि इसमें आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है सोवरेन बॉडी है। प्लस इसके बाद जो आपसे पूछा गया है कि इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन क्यों नहीं है, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, अमेंडमेंट पावर की बात कर सकते हैं यहाँ पे कि पार्लियामेंट हर चीज अमेंड नहीं कर सकती है, डिवीजन ऑफ पावर की बात कर सकते हैं, वीटोस की बात कर सकते हैं जैसा इन्होंने बात की है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर सकते हैं। प्लस जजेस के जो कंडक्ट है वो आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते आर्टिकल 121 और 211 के बेसिस पे। तो डिफरेंट आप आर्टिकल यूज करिए, डिफरेंट आप सब हेडिंग यूज करिए, इजिली आप इस चीज को लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में एग्जांपल देने की कोशिश करिए, जैसे एनजेआईसी को सुप्रीम कोर्ट जो है नल एंड वॉइड कर दी, तो ऐसे कुछ आप एग्जाम्पल लिखिए जिससे आप ये बता सकें कि पार्लियामेंट की जो पावर है वो सुप्रीम नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि आप पॉलिटिकल क्वेश्चन में आर्टिकल लिखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लिखिए और एग्जांपल लिखिए। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि इनके मार्क्स क्यों कम थे, आप कुछ गलतियां ना करें। प्लस आप अपने क्वेश्चन में, चाहे वो GS1 का पेपर हो या GS2 का पेपर हो, कोशिश करिए कि उसमें फ्लो चार्ट हो, डायग्राम हो, एग्जाम्पल्स हो। पॉलिटी के क्वेश्चन तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होने चाहिए, कमेटी के नाम होने चाहिए। इकोनॉमी का क्वेश्चन हो तो उसमें आपके ग्राफ होने चाहिए, डेटा होने चाहिए। साइंस एंड टेक में कोशिश करिए कि आप करंट से उसको ऐड कर सकें। प्लस आप डिफरेंट डायमेंशन को टच करने की कोशिश करिए। ये सब कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको दिमाग में रखने अपने आंसर को लिखते वक्त। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों मेहनत करते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।